हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब लोगों को पता है DSSB TGT की जो है नोटिफिकेशन आउट हो गई है, जिसके अंदर मैथ्स की सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं मेल फीमेल को मिला के तो अप्रोक्स 1100 वैकेंसीज जो हैं TGT मैथमेटिक्स की DSSB ने निकाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज निकली है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगा, लास्ट कट ऑफ, ये सब कुछ जो है डिटेल में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करूंगी नंबर ऑफ वैकेंसीज से। तो अगर मैं बात करूं तो मेल और फीमेल, आप सबको पता है कि जो हमारी दिल्ली की जो पोस्ट होती है उसके अंदर मेल फीमेल की वैकेंसीज जो है अलग अलग से निकलती हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूं मेल के लिए 540 वैकेंसीज जो है गवर्नमेंट ने निकाली है और फीमेल के लिए जो है 568 वैकेंसीज निकली है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखी है, TGT मैथमेटिक्स 11। तो ये 11 वैकेंसीज क्या है? तो ये 11 वैकेंसीज जो है ये होती है PM हाउस के पास। तो जो हमारा PM हाउस है उसके अराउंड जो स्कूल्स हैं, उस एरिया में जो स्कूल्स हैं उनके लिए अलग से वैकेंसीज निकलती हैं। तो वहां पे हमारी टोटल 11 पोस्ट जो है मैथ्स की आउट हुई है। अब क्या क्राइटेरिया होता है कि ये पोस्ट मेल के लिए है या फीमेल के लिए, दोनों के लिए होती है। आप फॉर्म भरोगे, कोई भी अलग फीस नहीं होगी इसके लिए। इट्स जस्ट दैट कि जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा तो आपको से जो है प्रेफरेंसेस पूछी जाएंगी। तो आप प्रेफरेंसेस में ये वाली पोस्ट भी जो है डाल सकते हो, फीमेल हो तो फीमेल और ये वाली पोस्ट, और अगर आप मेल हो तो ये वाली पोस्ट की प्रेफरेंसेस और इसकी प्रेफरेंसेस जो है वो बाद में डलेंगी। कब? जब आपका एग्जामिनेशन जो है क्लियर हो जाएगा, आपके मार्क्स जो है कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा आएंगे, उसके बाद ये प्रेफरेंसेस आपसे पूछी जाएंगी। तो टोटल ये 3 वैकेंसीज जो है हमारी निकली है। ठीक है, आगे हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब जो ये TGT की पोस्ट है ये भर कौन कौन सकता है, उसके लिए हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी जो है हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो TGT की सबसे जो बेसिक क्वालिफिकेशन हमारी रहेगी, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मास्टर जो है वो TGT के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होती है। लेकिन ग्रेजुएशन में मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स के लिए पोस्ट निकली है तो मैथ्स में जो है हमारे मिनिमम 45% मार्क्स जो है रहेंगे। ठीक है, तो एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद मैथ्स, और मैथ्स में कितने मार्क्स? मिनिमम 45%। उससे कम होंगे तो आप जो है पेपर नहीं भर पाएंगे, आप एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा है हमारा B.Ed। अगर B.Ed नहीं है तो DLED भी जो है आपकी चलेगी। B.Ed हो या DLED हो, दोनों में से कुछ भी हो, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि B.Ed ही मैंडेटरी है, DLED की हुई है आपने तो भी आप TGT के लिए एलिजिबल रहेंगे। तीसरा जो हमारा रहेगा CTET पेपर 2। अब CTET के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 2 जो है आपका CTET का क्लियर होना चाहिए। अब इसमें मार्क्स जो है कैटेगरी वाइज है। अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके CTET में मिनिमम 90 मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जर्नल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स वाला ही जो है एलिजिबल होता है। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST से है, तो आपके CTET पेपर 2 में 82 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है कैटेगरी वाइज जो है एग्जाम का जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है CTET के लिए अलग अलग रहेंगे। तो मिनिमम इतने 90 मार्क्स चाहिए इफ यू बिलोंग टू जर्नल कैटेगरी, एंड मिनिमम 82 मार्क्स चाहिए इफ यू बिलोंग टू PWD SC और ST। इसके अलावा अगर आप दिल्ली OBC हैं, मैंने दिल्ली OBC क्यों लिखा? क्योंकि जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है, अगर मैं दिल्ली में बात करूं तो जो दिल्ली के OBC हैं उनको रिजर्व कैटेगरी में जो है रखा गया है। अदरवाइज बाकी अदर स्टेट्स के जो OBC हैं उनको वो जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दिल्ली OBC। अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली अपने OBC जो है कैटेगरी जो है उसको भी जो है CTET पेपर में जो है मिनिमम जो है 82 मार्क्स की जो है कंडीशन रहती है कि आपके जो है कितने मार्क्स होने चाहिए, 82 मार्क्स होने चाहिए। तो ये 3 चीजें जो है हमें चाहिए क्वालिफिकेशन में, ग्रेजुएशन विद मिनिमम 45% मार्क्स इन मैथ्स, दूसरा B.Ed या DLED में से कुछ भी किया हो, और CTET पेपर 2 जो है आपका क्वालिफाई हो। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस जब आप फुलफिल कर पाओगे तो ही आप TGT का पेपर बढ़ सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट जो क्राइटेरिया रहेगा एज का, कि एज कितनी होनी चाहिए। तो जो हमारे मेल हैं, मेल की एज
32 ईयर्स होनी चाहिए। और ये किसके लिए मैं बता रही हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए, इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जो एज है वो 40 ईयर्स तक है, ठीक है। एज की जो है स्पेसिफिकेशंस, जो फीमेल है उनको थोड़ा ज्यादा प्रिविलेज दिया गया है, उनके लिए जो एज फैक्टर है 40 ईयर्स तक जो है रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूं ओबीसी की, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 3 साल बढ़ा दीजिए, या आप ओबीसी मेल में हैं तो 35 ईयर्स हो जाएगा आपका एज क्राइटेरिया, और फीमेल है तो कितना हो जाएगा, 43 ईयर्स हो जाएगा। और वहीं अगर आप किससे बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी से, तो 5 साल बढ़ा दीजिए प्लस 5 ईयर्स, तो आपकी मेल की एज 37 तक रहेगी और फीमेल की एज जो है हमारी कहां तक रहेगी, 45 ईयर्स तक रहेगी। तो ये जो है जिन लोगों की ये एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है मेल फीमेल के अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंगली जो है आप ये पेपर जो है भर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब फॉर्म भरने के बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा एग्जाम पैटर्न, एग्जाम देखेंगे हम कि किस तरीके का एग्जाम आता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कितने टाइम पीरियड होता है, ये सब कुछ जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न में मैं अगर बात करूं तो आपका पेपर जो है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। 100 मार्क्स जो है मेरा पार्ट 1 रहेगा इसके अंदर, और 100 मार्क्स का ही जो है मेरा पार्ट 2 रहेगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 100 पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो है आपका जर्नल सारा कुछ रहेगा, जैसे आपकी हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के, 20 क्वेश्चन जो है जर्नल इंटेलिजेंस के आएंगे, रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एंड अरिथमेटिकल एबिलिटी, और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के ऊपर रहेंगे। तो ये कितने 100 क्वेश्चन जो है मेरे पार्ट 1 से पूछे जाएंगे। दूसरा है पार्ट 2 में जो है हमारा मेन सब्जेक्ट रहेगा, जो कि क्या है, मैथ्स। तो मैथ्स में 100 क्वेश्चन जो आपके मैथ्स के आएंगे। अब ये 100 भी आगे डिवाइडेड होंगे कैसे, 90 क्वेश्चन तो जो है आपका मैथ्स उससे ही आएंगे, और 10 क्वेश्चन जो है पेडागोजी से पूछे जाएंगे, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका पैटर्न रहेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ए एंड बी। 100 मार्क्स के ए पार्ट एंड बी पार्ट जो है हमारे रहने वाले हैं। अब जो हमारा पेपर है वो ऑनलाइन मोड में होगा। पहली बात तो जो है क्या है, पेपर का मोड इस बार क्या रहने वाला है, ऑनलाइन रहने वाला है। और दूसरा जो पेपर में है हमारे नेगेटिव मार्किंग भी प्रेजेंट होगी। कितनी होगी नेगेटिव मार्किंग, 1/4 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन का तुक्का लगाएं और क्वेश्चन जो है आप कर दें। रीजन बीइंग, क्योंकि गलत हो गया तो सीधे सीधे आपके नेगेटिव मार्क्स जो है चले जाएंगे, आपके नंबर्स जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इस बार क्या चेंज है, हर साल पेपर का पैटर्न तो यही रहता है ए एंड बी, लेकिन इस साल इन्होंने पेपर में एक मेजर चेंज किया है। और वो चेंज क्या है, पहले क्या होता था कि मिनिमम जो है 40% क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए होते थे पार्ट ए और पार्ट बी में। 40 मार्क्स यू नीड इन पार्ट ए एंड 40 मार्क्स यू नीड इन पार्ट बी। अगर सपोज करो आपके पार्ट बी में 39 मार्क्स आ गए और पार्ट ए क्वालिफाई है, तो आप जो है क्वालिफाई नहीं माने जाते थे, आप जो है रिजेक्ट हो जाते थे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, इन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। अब ये ए और बी पार्ट को जो है वो सेपरेटली नहीं देख रहे हैं, इस बार जो है कंबाइंड जो है आपका वेटेज बनेगी, कंबाइंड जो है आपकी परसेंटेज देखी जाएगी कि ओवरऑल कितने मार्क्स जो है आपके बन रहे हैं। अब ये जो 40% क्वालिफाइंग वाला क्राइटेरिया था वो जो है इन लोगों ने रिमूव कर दिया है। तो ये जो है हमारा एग्जाम पैटर्न में इस बार मेजर चेंज आया है। अगर मैं उसकी बात करूं, अब पेपर ऑनलाइन रहता है तो क्या होता है, जैसे 20 क्वेश्चन अब ना स्टेप बाय स्टेप्स जो है वो खुलते हैं आपके पार्ट। जैसे पार्ट ए में 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे पहले, फिर 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे, फिर 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, फिर 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, फिर 20 क्वेश्चन जो है हिंदी के होंगे। ऐसे जो है पार्ट वाइज चलेंगे और एक बार एक जो पार्ट हो गया फिर वो जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चा पहली बार पेपर दे रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ऑनलाइन, कि अलग अलग सेक्शंस में जो है अलग अलग पार्ट्स में जो है उन्होंने
पेपर को डिवाइड किया होता है और ऐसे 20 क्वेश्चंस के जो है पेयर इन्होंने बनाए होते हैं। फिर उसके बाद पार्ट बी होगा, तो एक पार्ट जो है आपका क्लोज हो गया, फिर वो रीओपन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट जो है आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्लियर है सबको? तो ये ए और बी जो है हमारे दो पार्ट्स जो हैं रहने वाले हैं। अब बात आती है कि पढ़ना कैसे है, किस तरीके से पढ़ना है। अब देखो बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि इतना जो है कैलकुलेशन पार्ट नहीं होता, ठीक है। इंग्लिश है या हिंदी है, यू हैव टू जस्ट रीड द क्वेश्चन और आपको आंसर जो है पता चल जाएगा, कुछ भी आपको सोल्व नहीं करना है। लेकिन मैथ्स में जो है उल्टी रहती है चीजें, क्योंकि जो हमारा पार्ट भी है 100 क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन है, और DSSS का जो है पेपर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेसिक सा इजी सा पेपर आना। तो अच्छे क्वेश्चन जो है DSSS में पूछे जाते हैं और हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो है टाइम लगता है। तो लेकिन पूरे थ्रू आउट पूरे ही पेपर के लिए हमारे पास टोटल टाइम कितना होता है, 2 आवर्स। ये 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पार्ट ए के और 100 क्वेश्चन पार्ट बी के जो है मुझे कितनी देर में करने होते हैं, मुझे पूरे 2 घंटे में जो है करने होते हैं। जिनमें से 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेशंस होती है। तो ये हमारा जो खुद का पार्ट है उसके जो है, अगर मैं सपोज करो पेडागोजी को स्किप भी कर दूं तो 90 क्वेश्चन है जो प्योरली मैथ्स के होंगे। तो पॉइंट ये है कि जो ये मैथ्स वाला पार्ट अगर मैं करूं तो 2 घंटों में पार्ट ए के 100 क्वेश्चन करने के बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता कि मैं पूरे क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर पाऊं। तो हम अपने मैथ्स में सब कुछ आते हुए भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ टाइम बहुत कम क्वेश्चंस जो है हमारे अटेम्प्ट हो पाते हैं। तो अगर हमें हमारी कट ऑफ जो है बढ़ानी है तो हमें क्या है, पार्ट ए में अच्छा परफॉर्म करना होता है, क्योंकि पार्ट ए जो है इतना डिफिकल्ट नहीं आता। मैथ्स के पार्ट ए और पार्ट बी में अगर मैं मैथ्स की स्पेसिफिकली बात करूं, आई एम नॉट सेइंग इट फॉर अदर सब्जेक्ट्स, तो पार्ट ए जो है कंपैरेटिवली इजी रहता है। तो इसमें आप आराम से 70 से 80 नंबर जो है स्कोर कर सकते हो, और बच्चे करते हैं 70 to 80 मार्क्स बच्चे स्कोर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर पार्ट बी में आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व नहीं भी कर पाए हो तो वो आपकी परसेंटेज को बढ़ा देता है और आप जो है अच्छा स्कोर कर पाते हो, ठीक है। तो अब जो है बात कर ली मैंने एग्जाम पैटर्न की, तो अब हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस क्या रहेगा, क्या पढ़ना है, हमें किस चीज की जो है तैयारी करनी है। तो अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो पार्ट ए में जो है बेसिक हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग के, जीके के जो है क्वेश्चन आते हैं। तो कोई भी आप एसएससी सीजीएल की कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो या कोई भी नॉर्मल कहीं से भी जो है आप पार्ट ए अपना जो है कर सकते हो, ठीक है। रही बात पार्ट बी की, तो पार्ट बी में जो है 9, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन, ये इनका जो है मैथ्स पूछा जाता है। 9, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन का मैथ्स जो है इसके अंदर पूछा जाता है। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है, अगर मैं आपको एक प्रिपरेशन टिप्स दूं तो मैं आपको यही बोलूंगी कि 9th, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी जो है आप अच्छे से पढ़ोगे तो, और ग्रेजुएशन का सारा मैथ नहीं, बहुत सारा मैथ्स जो है ग्रेजुएशन के अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जैसे कि लीनियर अलजेब्रा में डायमेंशन एंड बेसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल और ऑर्डिनरी की नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस, रियल एनालिसिस में कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस थोड़ा सा। तो ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक अगर आप ग्रेजुएशन के पढ़ के जा रहे हो तो आपका जो है एग्जाम इजीली क्रैक हो सकता है। मतलब वो क्वेश्चंस जो आप पेपर में सारा 90 के 90 क्वेश्चन तो किसी भी बच्चे के अटेम्प्ट नहीं होने। ऑन एन एवरेज एक बहुत अच्छा स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो 50 से 60 क्वेश्चन ही जो है पेपर में अटेम्प्ट कर पाता है, और अगर वो 50 से 60 क्वेश्चन वो अच्छे से अटेम्प्ट कर ले तो वो उसके जो है बहुत अच्छी रैंक जो है आ जाती है। जो फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक होल्डर है DSSS के, तो उन्होंने भी मैक्सिमम 60 मार्क्स ही जो है स्कोर किए हैं मैथ्स के अंदर, क्योंकि उससे ज्यादा जो है क्वेश्चन हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। 2 आवर्स का टाइम पीरियड होता है जिसमें पार्ट ए करके फिर हम जो है पार्ट बी के ऊपर आते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ अगर मैं इनकी एनसीईआरटी को अच्छे से पढूं और ग्रेजुएशन के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक करूं तो हमारा जो है सिलेबस अच्छे से हो सकता है और हम हमारा अच्छे से जो है एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात करूं मैं कट ऑफ की, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ का मैं आपको एक आइडिया देना चाहूंगी। तो लास्ट ईयर जो है मेल के लिए कट ऑफ 93 मार्क्स रही थी और फीमेल के लिए कट ऑफ जो है 102 मार्क्स जो है रही थी,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि देखो मेल फीमेल की वैकेंसीज जो है वो अलग निकली हैं, तो कट ऑफ भी जो है वो मेल की अलग, अपनी वैकेंसीज के लिए अलग कंपटीशन रहता है, फीमेल्स का जो है अपनी सीट्स के लिए अलग कंपटीशन रहता है, तो दोनों की कट ऑफ भी जो है डिफरेंट जाती है हमेशा। ठीक है, तो कट ऑफ जो है यूजुअली अगर आप देखोगे तो फीमेल की ज्यादा कट ऑफ जाती है, और अगर मैं बात करूं 2024 की, क्योंकि इस बार जो है वो ए बी का 40% क्वालिफाइंग मार्क्स वाला क्राइटेरिया भी जो है हट चुका है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग, जो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है वो यही कहती है कि इस बार जो है कट ऑफ हाई जाएगी, 100 मतलब अराउंड 130 के अराउंड जो है फीमेल की, और 120 110 के अराउंड जो है मेल की कट ऑफ जाने के इस बार चांसेस हैं। तो दिस इज ओवरऑल पेपर पैटर्न, हमने जो है सारा कुछ डिस्कस किया है कि क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कट ऑफ जो है क्या जाएगी। तो आई होप ये जो है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, DSSB की TGT की जो है इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके या एग्जाम पैटर्न को लेके, तो आपकी कंफ्यूजन जो है इस वीडियो की हेल्प से दूर हो गई होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।